स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो अपन ने अपने एस खंड के तत्व लेसन का लेक्चर नंबर 5 रेडी कर लिया था। तो उसके ऊपर अपन थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं लेक्चर नंबर 6 की ओर जाने से पहले। ठीक है, हमने कल पढ़ा था जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति एस खंड के अंदर कैसी पाई जाती है। तो उसमें अपन ने देखा कि एस खंड के तत्व में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, क्योंकि क्या होता था सर, इनका आकार बड़ा होता था, जिनसे इनका आवेश घनत्व का मान कैसा हो जाता था, कम हो जाता था। उसके बाद अपन ने क्वेश्चन देखा क्षार धातु में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति किसमें व क्यों पाई जाती है। तो जिसका आकार सबसे छोटा होगा, मतलब जिसका आकार सबसे छोटा होगा वो जटिल यौगिक आसानी से बना देंगे। और लिथियम का आकार हम देखते हैं कि इस खंड के अंदर सबसे छोटा होता है, इस वजह से लिथियम का आकार छोटा होने की वजह से लिथियम जटिल यौगिक बना देता है। इस खंड के तत्व में कौन कौन से तत्व जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो लिथियम, कौन कौन से थे, लिथियम, बेरिलियम व मैग्नीशियम। ये तीन तत्व ऐसे होते हैं इस खंड के जो जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इस खंड के तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, बेरिलियम में पाई जाती है, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होता है। मैग्नीशियम के जटिल यौगिक का एक उदाहरण लिखा अपन ने, क्या लिखा था सर, क्लोरोफिल। क्या होता था वो, क्लोरोफिल देखा। ठीक है, किसमें पाया जाता था, वो पत्तियों में पाया जाता था। और किसके रूप में पाया जाता था मैग्नीशियम, उसमें मैग्नीशियम 2+ के रूप में पाया जाता था। उसके बाद अपन ने देखा नरमता। नरमता क्या होता था, जो जितना ज़्यादा कठोर होगा उतना ज़्यादा नरम होगा, मतलब उसमें धात्विक बंध मतलब दो धातु परमाणु लोगे उनके मध्य बनने वाला बंध धात्विक बंध कहलाता है। और जिसमें तत्वों के मध्य धात्विक बंध जितना मजबूत होगा उनकी नरमता उतनी ही कम हो जाती है। तो अपन ने फर्स्ट वर्ग के अंदर देखा ये धातुएं नरम होती है, सेकंड भी नरम होती है, लेकिन फर्स्ट ए वर्ग की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, फर्स्ट वर्ग में अपवाद अपन ने देखा लिथियम कठोर होता है, अपवाद बेरिलियम। और सेकंड वर्ग में अपवाद देखा बेरिलियम व मैग्नीशियम जो कठोर होते हैं। ठीक, कारण क्या लिखते थे अपन, फायांस कारक। ठीक, उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था, इस खंड के तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई। ए ऑप्शन था गलनांक कम होता है, बी ऑप्शन था कठोरता बढ़ती है, सी ऑप्शन था गलनांक बढ़ता है, डी ऑप्शन था कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे नहीं कहेंगे, इसका आंसर अपन ने लगाया था गलनांक कम होता है, ए ऑप्शन, जिसकी मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कल बता दी थी। उसके बाद अपन ने 3 छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन पढ़े थे। इस खंड के तत्वों में कौन सी धातु जिसकी भौतिक अवस्था कैसी होती थी, द्रव होती थी। अपन ने आंसर लिखा था उसका सीजियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिखा था, इस खंड के तत्वों में सर्वाधिक क्रियाशील कठोर धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है। क्योंकि क्यों होती है भाई, इसका आकार सबसे छोटा होता था। ठीक, ये अपन का कल का लेक्चर का रिवीजन था थोड़ा सा। उसके बाद लास्ट जो सामान्य लक्षण है भाई, सामान्य लक्षण या सामान्य जानकारी इस खंड के तत्वों के लिए, रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय, रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय आयन बनाने की प्रवृत्ति, रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय आयन बनाने की प्रवृत्ति इस खंड के तत्वों में कैसी पाई जाती है भाई, इस पे देखते हैं अपन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे अपन इस खंड के तत्व के धनायनों का विन्यास, धनायनों का विन्यास अक्रिय गैस के समान, अक्रिय गैस के समान होने की वजह से इनके पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और इसी वजह से
और इसी वजह से इनके धनायनों से बनने वाले यौगिक सामान्यतः रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या बोला? नया सामान्य लक्षण देखिए, रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय आयन बनाने की प्रवृत्ति। कैसे आयन? एक तो रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय आयन बनाने की प्रवृत्ति किसके अंदर? एस खंड के अंदर या एस खंड के तत्वों में किस तरीके से पाई जाती है? तो अपन देखते हैं, एस खंड के तत्व के धनायनों का विन्यास। किसका विन्यास? धनायनों का विन्यास। धनायन मतलब तत्वों के माथे पे क्या रहेगा? धनायन रहेगा। तो एस खंड के तत्वों के धनायनों का विन्यास किसके समान होता है सर? अक्रिय गैस के समान होने की वजह से इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? युग्मित होते हैं। युग्म का मतलब पेयर। पेयर, वो पेयर, अपने पेयर नहीं, PAIR, पेयर, वो नहीं कहते अपन, वन पेयर ऑफ शूज मतलब एक जोड़ी। ठीक, सभी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन के युग्मों के रूप में होते हैं। और इसी वजह से इनके धनायनों से बनने वाले यौगिक सामान्यतः रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं। आपको यहाँ से एक बात और उल्टी तरीके से सोचना होगी। पूछ ले, रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीयों का विन्यास कैसा होता है? उनका विन्यास अक्रिय गैस के समान होता है, जिससे उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं सर? युग्मित होते हैं। सर एग्जाम्पल दे दो, अच्छा लगेगा। मैंने कहा लो भाई एग्जाम्पल भी लो आप। देखो सोडियम का ले लेते हैं सबसे पहले। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है सर, याद है हमें, इतने इंटेलिजेंट है हम। मैंने कहा ठीक है भाई। अब ये सोडियम जो है, ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए आवर्त सारणी में इसके नजदीक आने वाली अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनीय विन्यास रखने की प्रवृत्ति रखता है। अब आपको आवर्त सारणी में ये पता होना चाहिए कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है। इसके सोडियम के सबसे पास अक्रिय गैस कौन सी होती है सर? नियोन होती है, जो 10वें नंबर पे आती है, और सोडियम जो है वो 11 नंबर पे आता है। तो इसका मतलब सोडियम नियोन की तरह होने के लिए, सोडियम नियोन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए इसको अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जितने जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसके माथे पर उतने ही धनायन आ जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा नियोन की तरह होने के लिए? एक। ठीक है, तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके माथे पे क्या आ गया सर? Na+ आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करे? प्लस करके ये 1 इलेक्ट्रॉन का उसने त्याग कर दिया। अब देख लो, यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया भाई, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए भाई? 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम नियोन में भी 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये दोनों अक्रिय गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। यही अपन ने ऊपर देखा, इस खंड के तत्व के धनायनों, ये रहा, धनायनों का विन्यास अक्रिय गैस के समान होने की वजह से इनके पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। क्या बोला? सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सर ये युग्मित कैसे होते हैं हमें ये भी बता दो, इसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर धनायनों का विन्यास की बात कर रहे हैं। धनायन सबसे पहले सोडियम आ रहा था 11 नंबर पे, तो इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p। p में कितने भरोगे? 11 हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 भर दिए, 2 भर दिए, 4। और कितने भरोगे आप बताइए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने भरोगे? 7 भरोगे? 7 नहीं, p में 6 भरे जाते हैं, 2p 6 और 3s 1। ये आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। अब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2s2 2p6, 2s2 2p6। ये जो विन्यास प्रदर्शित करता है
ये किसका विन्यास कहलाता है? एक तरीके से अक्रिय गैस का विन्यास कहलाता है। और उसने ये वाला क्या करा था सर? ये वाला एक इलेक्ट्रॉन के रूप में दान कर दिया था। ठीक है, तो अब इनका आप युग्मित हैं कैसे पता लगाओगे? एस कक्षा बनती है ऐसे, एस पी। एस में एक खंड होता है, पी में 3 कक्षाएं होती है भाई। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर के तीर से, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे के तीर से बताया जाता है। ठीक, और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6। अब आप इनकी कक्षाएं देख सकते हो, किसी में भी आपको इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं दिखेगा, सब में इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेंगे? पेयर, मतलब युग्म के रूप में दिखेंगे। देखो ये युग्म, ये भी युग्म है, ये भी युग्म है, ये भी युग्म है। मतलब कहने का मतलब यूं है, इसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं रहते, हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इसी वजह से क्या होती है भाई? इनके धनायनों का विन्यास, धनायनों के विन्यास से बनने वाले यौगिक जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं सर? रंगहीन और प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं। ठीक भाई, ये अपना 12वां। यहाँ पर आपके सामान्य लक्षण और सामान्य जानकारी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब नया टॉपिक आएगा भाई, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किनके रासायनिक गुण हैं ये? एस खंड के तत्वों के। 5 स्टार लगा देना भाई। रासायनिक गुण किनके हैं ये? एस खंड के तत्वों के। तो पहला रासायनिक गुण लिखेंगे अपन, वायु से क्रिया। वायु से क्रिया मतलब एस खंड के तत्व जब वायु से रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा सर? अपन वही 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग। ठीक, अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अपन देखते हैं कि फर्स्ट ए वर्ग में वायु से क्रिया से क्या होता है, या सेकंड ए वर्ग से वायु से क्रिया में क्या घटना घटती है। पहला स्टार पॉइंट लेफ्ट साइड में लिखिए, वायु से क्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के फलस्वरूप इनकी चमकीली सतह ऑक्साइड बनने के कारण मलिन हो जाती है। मलिन हो जाती है। फर्स्ट ए वर्ग में जितनी भी धातुएं रहती है, जब भी वह वायु से क्रिया करती है तो उनकी सतह पर क्या बन जाता है भाई? ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे उनकी सतह जो होती है वो फ्रेश सतह होती है, पहली चिकनी, उससे क्या बन जाती है फिर? वो मलिन, मतलब थोड़ी खुरदुड़ी, खुरा वो रहता है ना, क्या कहते हैं उसे अपन? लोहे पर जंग लग जाता है, वैसे मलिन हो जाती है। इसमें देखिए आप, लिथियम सतह स्थायी रहेगी, मतलब लिथियम में इसका कोई असर नहीं होगा, लिथियम की सतह हमेशा स्थायी रहेगी। ठीक, सोडियम एंड पोटेशियम की सतह कैसी हो जाएगी सर? मलिन हो जाएगी। रुबिडियम एंड सीजियम की सतह कैसी होगी? जलने लगती है। रुबिडियम और सीजियम की सतह क्या होती है सर? जलने लगती है। ठीक, अब आ जाओ सेकेंड वर्ग में, स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे अपन, इनकी चमकीली सतह भी, इनकी चमकीली सतह भी ऑक्साइड बनने के कारण, ऑक्साइड बनने के कारण मलिन हो जाती है। इसमें देखिए बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सतह कैसी रहेगी? स्थायी रहेगी। कैल्शियम की कैसी सतह रहती है? सतह मलिन हो जाती है।
और आप देख सकते हो स्ट्रांशियम एंड बेरियम की कैसी होती है भाई, ये भी क्या होते हैं भाई, जलने लगते हैं। इधर भी जलने लगते हैं, इधर भी जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं सर। ठीक है, इसी वजह से जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगते हैं। ठीक, अब ये तो मैंने आपको बता दिया वायु से क्रिया करने पे फर्स्ट ए वर्ग में क्या होता है और सेकंड ए वर्ग में क्या होता है। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट ए वर्ग के तत्व नम वायु से क्रिया करके बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 स्टार लगा लीजिए। फर्स्ट ए वर्ग के तत्व मतलब लिथियम से सीजियम तक नम वायु, वायु तो हो गई ऑक्सीजन, नम क्या नम से क्या समझ रहे हो आप, मतलब उसमें जल की थोड़ी सी मात्रा उपलब्ध है। नम वायु से क्रिया करके क्या बनाते हैं या बनाते हैं, तो आंसर में लिखिए आप सिंपल, क्या बनाते हैं सर, कार्बोनेट बनाते हैं। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, CO3। ठीक, कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, CO3 कहा जाता है। जब भी फर्स्ट ए वर्ग के तत्व नम वायु से क्रिया करते हैं तो कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। यदि आपसे 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट कार्बोनेट लिख दोगे, और यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको इसकी क्रियाविधि भी लिखना पड़ेगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक भाई, देखिए क्रियाविधि इसकी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ए वर्ग का कोई सा एक तत्व ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं भाई, सोडियम ले लेता हूं। ठीक है, और ऑक्सीजन से क्रिया करा देता हूं। क्या ले लिया भाई मैंने, यहाँ पर सोडियम के 2 अणु ले लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर ले ली मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है भाई सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर हाफ लगा दो भाई, हाफ लगा दिया। सर हाफ क्यों लगाया, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी ना सर। सोडियम के 2 अणु बनते हैं, Na2 ऑक्सीजन है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है सर, 1 है। तो यहाँ पर अपन को ऐसे मल्टीपल से ऑक्सीजन को इनटू करो कि ये 2 से इसका ऑक्सीजन का क्या हो जाए, 2 कैंसिल हो जाए। तो देख लो आपके पास 1 ऑक्सीजन बच जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, सोडियम के 2 अणु लोगे, ठीक है, और ऑक्सीजन का हाफ अणु लोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, क्या बोलते हैं इसे अपन, सोडियम का ऑक्साइड बोला जाता है भाई, सोडियम का ऑक्साइड। ठीक, Na2O। अब बैलेंस देख लो, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, सोडियम ऑक्साइड। अब इस सोडियम ऑक्साइड को आप जल से क्रिया कराओगे। अभी आपने वायु से क्रिया कराई, लेकिन यहाँ पर वायु का नहीं, नम वायु से क्रिया करके क्या बनते हैं, तो अब नम से क्रिया कराओ। तो आपने सोडियम ऑक्साइड को पकड़ा और जल से रिएक्शन करा दिया भाई, HOH। सर जल HOH थोड़ी होता है, जल तो H2 होता है, हम तो पढ़ के आए H2। तो भाई आप बंद तोड़ोगे ना इनके, तो देख लो 1 H 1 H 2 H और 1 ऑक्सीजन, ये HOH जब भी रिएक्शन कराती है तो सिंपल फॉर्म में H2O को ऐसे लिखा जाता है, जिससे रिएक्शन आप इजीली कर सकते हो। ठीक, अब देख लो यहाँ से क्या बन रहा है भाई, यहाँ से क्या बन रहा है, NaOH। ठीक भाई, कितने अणु बनेंगे, 2 NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने अणु बन जाएंगे सर, 2 अणु बन जाएंगे। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना, इन दोनों की रिएक्शन, इन दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करा दो आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। देखिए 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप रिएक्शन करा दो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो आपके पास Na2, कितना, Na2, CO और एक ऑक्सीजन एरी CO3। ठीक है, और क्या बाहर निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा कचरे के रूप में। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो सोडियम ऑक्साइड बना,
फिर उस सोडियम ऑक्साइड की आपने जल से क्रिया कराई, क्योंकि नम वायु थी, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई, तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट बन गया भाई, ठीक है, और कचरे के रूप में जल बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस खंड के तत्वों को, इस खंड के तत्वों को सामान्यतः, इस खंड के तत्वों को सामान्यतः केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्यों? इस खंड के तत्वों को सामान्यतः केरोसिन के तेल में रखा जाता है। यह क्वेश्चन 11th के बेस से नहीं है, ये क्वेश्चन आया था सबसे पहले 8वीं क्लास में, आपको देखने को मिल जाता है। वहां इस खंड के अलावा आपको बोला जाता है सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये भाई अत्यधिक क्रियाशील होता है भाई, तो ये वायु के संपर्क में डायरेक्ट आने पर क्या होता है भाई, ये आग पकड़ सकता है या पकड़ लेता है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसका आंसर क्यों रखा जाता है इस खंड के तत्व को सामान्यतः केरोसिन के तेल में भाई? ताकि ये वायु के संपर्क में ना आ सके, ताकि ये वायु के संपर्क में ना आ सके, क्योंकि यह इस खंड के जितने भी तत्व होते हैं सब बहुत अत्यधिक क्रियाशील होते हैं सर, तो वायु के संपर्क में आने पर तेजी से क्रियाएं बता सकते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन देखिए, इस खंड के तत्वों के ऑक्साइड का जलीय विलयन, इस खंड के तत्वों के ऑक्साइड का जलीय विलयन क्या करता है भाई? ए ऑप्शन है आपके पास लाल लिटमस को नीला करेगा, बी ऑप्शन आपके पास आता है नीले को लाल करेगा, सी ऑप्शन आता है आपको लिटमस के प्रति उदासीन रहेगा, लिटमस के प्रति उदासीन रहेगा, डी ऑप्शन आता है नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं। इस खंड के तत्वों के ऑक्साइड जो होते हैं उनका जलीय विलयन कैसा होता है, यह जलीय विलयन क्या घटना दर्शाता है? लाल लिटमस को नीला करेगा, मतलब लाल को नीला करेगा, नीले को लाल करेगा, लिटमस के प्रति कुछ घटना नहीं दर्शाएगा, या इसमें से कुछ नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे, इसका आंसर होता है सर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। कैसा होता है? जब कोई लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, तो वो विलयन कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। और हम देख के आए इस खंड के सभी तत्व क्या बताते हैं भाई? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते हैं भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक। पहला रासायनिक गुण हो गया भाई आपका ऑक्सीजन से क्रिया करना। अब आप देखोगे सेकंड वाला जो है आपका रासायनिक गुण क्या है भाई? सेकंड वाला हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। अब इस खंड के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या
बताएंगे भाई अपन को। तो फर्स्ट ए वर्ग में क्या होता है और सेकंड ए वर्ग में क्या होता है, देखिए भाई क्या होता है इसमें। हाइड्रोजन बनाते हैं, सिंपल सी बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं, डायरेक्ट ध्यान रखना है, रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने ले लिया मेटल, धातु ही होती हैं सब फर्स्ट ए वर्ग में, ठीक है। मेटल जो किससे, हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं भाई। और हम जानते हैं मेटल के कितने अणु यूज होते हैं, 2। अपन ने वहां भी सोडियम के कितने अणु यूज करे थे, 2। तो यहाँ भी मेटल कितने यूज हुई, 2। 2m हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया सर, 2mH। क्या बन गया, 2mH। ये तो होती है अपनी क्षार धातु। हम जानते हैं जो भी फर्स्ट ए वर्ग के तत्व रहते हैं वो मेटल रहते हैं। मेटल को मैंने M से बता दिया, मेटल होते हैं। और वो किस प्रकृति की होती है, क्षार प्रकृति की होती है, जो अपन ने ऊपर देख लिया। क्षार धातु की हाइड्रोजन से क्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन बनेगी, मतलब 2mH बनेंगे। ये कैसे होते हैं, अत्यधिक आयनिक होते हैं, ये अत्यधिक आयनिक होते हैं, ठीक। सेकेंड वर्ग की बात आ जाए तो सेकेंड वर्ग कैसा होता है सर, क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। मेटल को आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा सर, MH2। यहाँ पर फर्स्ट वर्ग में मेटल के 2 अणु यूज लोगे, जबकि सेकेंड वर्ग में एक मेटल का अणु यूज होगा तो MH2 हो गया डायरेक्ट, ठीक है। आप जानते हो सेकेंड वर्ग के धातु कैसे होते हैं, क्षारीय मृदा धातु। कैसे होते थे, क्षारीय मृदा धातु होते थे। और ये भी कैसे होते हैं, अधिकतर आयनिक होते हैं सर। कैसे होते हैं, अधिकतर आयनिक होते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, इसमें फर्स्ट वर्ग में अपवाद भी होता होगा कुछ ना कुछ, तो अपवाद भी लिख लीजिए। लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्रोजन LiH कैसा होता है, एक सह संयोजक होता है। अपवाद की कैटेगरी में इसको क्यों रखा, LiH लिथियम हाइड्राइड को अपवाद की कैटेगरी में क्यों रखा गया, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट ए वर्ग में बनने वाला यौगिक किस प्रकृति का होना चाहिए, आयनिक यौगिक होना चाहिए। लेकिन ये कैसा होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। इसका मतलब क्या है, ये अपवाद है, ठीक है। कारण क्या लिखोगे, कारण तो बिना सोचे समझे एक ही चलता आ रहा है अपने पास, फायांस कारक, फायांस कारक, ठीक भाई। कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत ही नहीं हुई अभी तक तो, ठीक है भाई। फिर चलते हैं, इसके अंदर भी आप अपवाद लिख लो भाई। अपवाद बेरिलियम हाइड्राइड व MgH2, ठीक है। इसमें भी आयनिक होना चाहिए, लेकिन ये भी क्या है सर, सह संयोजक। किस प्रकृति के होते हैं, सह संयोजक। बेरिलियम हाइड्राइड व MgH2 आयनिक होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये सह संयोजक हैं। कारण, कारण क्या लिखेंगे अपन, फायांस कारक, ठीक भाई। फायांस कारक अपन ने लिख लिया। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट ए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व। क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट ए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या होता है,
लिथियम से सीजियम की ओर आने पर। हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। घटता है, बी बढ़ता है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और डी क्या लिखोगे? शानदार ऑप्शन, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन देखो, पुराना रिपीट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है भाई। फर्स्ट ए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अर्थात लिथियम से सीजियम की ओर आने पर हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व, ताप का मतलब आप टेम्परेचर, ताप का स्थायित्व कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? आप जानते हो लिथियम से सीजियम की ओर जाते हो तो आकार का मान क्या होता है सर? बढ़ता है। आपको इस क्वेश्चन का या ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए पता होना चाहिए पुराने विचार अपन ने क्या व्यक्त किए थे इनके ऊपर। आकार बढ़ता है तो उनमें बंध कैसे हो जाते हैं? कमजोर। याद है ना? कौन से बंध? धात्विक बंध कैसे हो जाते थे भाई? दुर्बल, कमजोर हो जाते थे। जिससे दुर्बल ही हो गए तो आपका ताप कैसा दोगे? ताप का मान अधिक दोगे या कम दोगे? बिल्कुल आकार बढ़ गया तो उसके अंदर जो धात्विक बंध थे वो दुर्बल या कमजोर प्रकृति के हो गए, तो आप थोड़ा सा, कितना, इतू सा ताप लगाओगे तो क्या होंगे भाई? वो विकृत हो जाएंगे। इसी वजह से तापीय स्थायित्व क्या होता है सर? घटता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अपने आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टप तरीके से लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना भाई, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। ठीक भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।